स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से हमारे अपने YouTube चैनल झारखंड लैब में। तो आज हम लोग जुड़ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जिसका एग्जाम कल यानी कि 11 अप्रैल 2023 को होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं अपने वेबसाइट की तरफ, जहाँ पर आपको रिटन फॉर्म में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में इस सारे क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक देखें और आप लोगों के लिए यह वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। रीजन ये क्योंकि कल आपका एग्जाम है और ये इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका एक्सप्लेनेशन आप सुनोगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, केवल रिटन फॉर्म में आप पढ़ लोगे तो वो काम नहीं करने वाला। तो आपको बस किसी भी ब्राउजर पे चले आना है और उसके बाद बस वहां पर जाकर के लिखना है जैक 9th। देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है जैक 9th इंग्लिश कोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बस इतना आप लिख देना है। ठीक है, और सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करते हो सबसे पहला वाला ये देखिए, सबसे पहला वाला जो आप लोगों का जो रिजल्ट आ रहा है ऊपर में झारखंड लैब लिखा हुआ है, तो बस आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और देखिए ये लोड हो चुका है। और इसमें आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये पूरी आर्टिकल बनी हुई है, जिसमें स्पेशली ये आर्टिकल जो है क्लास 9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ से है। यहाँ पर आप लोग चाहो तो हमारे यूट्यूब, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो ताकि आपको जानकारी सबसे जल्दी मिलती रहे। इसके अलावा यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन का सिलसिला शुरू होता है। ठीक है, इसमें 70+ क्वेश्चन को शामिल किया गया है। उसके बाद आप लोगों को सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको जब ये वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद यहाँ पर जाकर के आप लोगों को सिंपली इसको पढ़ लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ एक और बात मैं कहूंगी कि अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर देखिए ये लिंक आप लोगों का लगा हुआ है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो आप हमारे डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाओगे। जी हाँ, ये जो है ये आप लोग का लिंक है, इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आप डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाओगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखता है द डक रिक्वेस्टेड द कंगारू टू गिव हिम, यानी जो डक है वो कंगारू से किस चीज का रिक्वेस्ट करता है, तो वो डक जो है कंगारू से कहता है राइडिंग के लिए। ठीक है, दूसरा सवाल चैप्टर वाइज ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूं मैं। ठीक है, तो ताकि आप लोगों को ज्यादा भटकने की जरूरत ना पड़े। द डक एंड द कंगारू इज अ पोयम। द डक एंड द कंगारू है वो कैसा पोयम है? ठीक है, वो कैसा पोयम है? तो वो है ह्यूमोरस पोयम है। ठीक है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सॉक्स डिड द डक बाई, डक जो है वो कितने जोड़े सॉक्स खरीदता है? ठीक है, बाई करता है तो 4। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे लिखा है द कंगारू होप्ड द वर्ल्ड डैश टाइम्स, यानी कंगारू जो है वो वर्ल्ड को कितनी बार होप्ड करता है, तो 3 टाइम। नेक्स्ट पे बात करूंगी द डक विशेस टू होप लाइक अ, यानी डक जो है उम्मीद करता है, ऐसा विश करता है कि वो कैसा उसका होप हो, कंगारू के जैसा। ठीक है, 6 नंबर पे चलते हैं। क्योंकि 70+ वीडियो है तो थोड़ा सा स्पीड भी रखना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पे साथ ही साथ याद करते चले जाओगे तो आप लोग सोच सकते हो 70 क्वेश्चन आप लोगों का लगभग समझिए तो चैप्टर कवर हो जाएगा यहाँ पर एक ही वीडियो में। ठीक है, या देखते हैं अगर टाइमिंग ज्यादा हुआ तो 2 सेपरेट वीडियो 70 क्वेश्चन का बना दिया जाएगा। Whose life is a bore in the nesty pond, किसका लाइफ पूरा बोर था तालाब में, किसका लाइफ बोर था? डक का लाइफ। तो डक सोचता था क्या कि मेरा लाइफ कंगारू के जैसा हो जाए, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है कंगारू के जैसा हो जाए। Was the kangaroo ready to give the duck a ride, तो कंगारू क्या तैयार हुआ था डक को राइड करवाने के लिए? डक को तो राइड करना था बट कंगारू तैयार हुआ था, तो यस कंगारू तैयार हुआ था। Whose feet are unpleasantly wet and cold, किसका जो पैर है, फिट मतलब पैर, किसका पैर जो है वो वेट यानी गीला था और ठंडा था, जो पानी में रहेगा उसी का ना, तो डक का, इसीलिए सॉक्स खरीदा था। याद आया आप लोग को? अब सिंपल है कि हु हैज रिटन द पोयम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये जो पोयम है इस टाइप का देखिए आप लोग के एग्जाम में भी एक एक्सट्रैक्ट यहाँ पर 2 या 3 लाइन का लिखा होगा और उससे आप लोगों का 3 से 4 क्वेश्चन होता है। आपको 40 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो आप लोगों को मालूम है क्लास 9 के सभी बच्चों का सभी सब्जेक्ट में 40 सवाल आने वाला, हर एक सवाल 1 मार्क्स का, यानी टोटल मार्क्स आप लोगों का 40। इसमें से लगभग अगर पासिंग मार्क्स का बात करें तो इसका 33% आप लोग निकाल लीजिए, 13 या 12 मार्क्स समथिंग कुछ आता है। ठीक है, तो पूरे 40 सवाल होने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, 40 के 40 करना है आप लोगों को। ठीक है,
तो इस पोयम को तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा ना, पोयम और पोइट नेम लिख करके याद कर लीजिएगा जरूर से जरूर, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के कम से कम 1 से 2 मार्क्स को सिक्योर कर देगा। तो इसका जो पोइट है वो है फोबे कैरी। नेक्स्ट चलते हैं, सेंट पीटर टर्न द ओल्ड लेडी इनटू अ। सेंट पीटर वाला कहानी आप लोग पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो एक बार रिमाइंड करवा दे रही हूँ। सेंट पीटर जो है एक तरह से समझ लिए सेंट यानी साधु थे, ठीक है। तो वो काफी दिन से भूखे थे, तो चूंकि साधु थे तो वो भिक्षा मांग करके ही अपना जीवन व्यापन करते थे। तो एक दिन होता क्या है कि वो किसी दरवाजे पर आते हैं और वहां पे खटखटाते हैं और कुछ भिक्षा मांगने लगते हैं कि कुछ खाने के लिए है तो दे दो, क्योंकि वो बहुत भूखे थे और उनको फेंटेड यानी चक्कर जैसा ऐसा कुछ लग रहा था। तो एक लेडी थी और वो लेडी क्या कर रही थी ना, केक बना रही थी। अब होता है ना कि जब किसी चीज को हम लोग को देना हो तो वो हम लोग को ज्यादा लगने लगता है। जब किसी को कोई चीज देना हो तो ज्यादा लगने लगता है, और जब किसी से कोई चीज लेना हो तो कम लगने लगता है ना। यानी अगर आप मान लो किसी को दान करना है आपको 5 रुपए, तो बोलेंगे 5 रुपया दे दी, इतना ज्यादा। और किसी से लेना है अगर वो 5 रुपया दे रहे तो बोले इतना कम। तो सेम ही अमाउंट है बट कंडीशन का फर्क हो जाता है। तो सेम लेडी देखी कि अरे ये तो केक मांग रहे हैं हमसे, तो वो छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा केक बनाने का ट्राई करने लगी। और इतना लेट वो कर दी कि सेंट पीटर लगभग जो है वो पूरा एंग्री हो गए और उसको जो है एक श्राप दे दिए, इस लेडी को एक श्राप दे दिए कि तुम जाओ, तुम जो है एक पक्षी बन जाएगी, शायद कठफोड़वा, वुड पिकर, हाँ, ठीक है। और फिर सारा लाइफ तुम लकड़ी में बस होल करते रहना। तो वही है कि सेंट पीटर वुड टर्न द ओल्ड लेडी, सेंट पीटर ने लेडी को किस में बदल दिया, तो वुड पिकर में, क्या कठफोड़वा शायद कहते हैं। व्हाट डिड सेंट पीटर यूज टू डू, सेंट पीटर जो है वो क्या चीज क्या करते थे, तो वो स्प्रेड द टीचिंग ऑफ क्रिस्ट, ठीक है, वो शिक्षा फैलाते थे घर घर जाकर के। व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी, सेंट पीटर ने ओल्ड लेडी से क्या मांगा, केक मांगा। अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर, मतलब जो नॉर्थलैंड के दूर जो दिन का आवर्स होता है वो कुछ बहुत ही कम होता है। सेंट पीटर ट्रेवल अराउंड द अर्थ, सेंट पीटर जो है वो पूरे पृथ्वी के इधर उधर, मतलब जहां उनको मन करता था वहां घूमते थे। किस चीज के लिए, प्रीच, प्रीच मतलब होता है एक तरह से शिक्षा देना, ठीक है, दीक्षा। व्हाट मेड सेंट पीटर फेंट, फेंट मतलब बेहोश, किस कारण से वो बेहोश हो गए, क्योंकि वो क्या थे, फास्टिंग थे, ठीक है, उपवास में थे वो। द लेसन काठमांडू, ठीक है, काठमांडू में भी एक चैप्टर है आप लोगों का। काठमांडू में नॉर्मली बस इतना सा बताया गया होता है कि जो राइटर है, जो ऑथर है, वो घूमने के लिए जाता है काठमांडू और वहां पर वो पशुपतिनाथ टेम्पल देखता है और एक मंकी जो वहां पर कूद रहा होता है उसको देखता है, ठीक है। सबसे पहले तो यही सवाल बनता है कि ये जो स्टोरी है काठमांडू, ये लिखा किसने, तो विक्रम सेठ ने लिखा है इसको। 17 नंबर में, अ साइन प्रोक्लेम एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली, यानी कौन सा ऐसा जगह था जहां पर साइन बोर्ड एक लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि केवल हिंदुओं का प्रवेश, ठीक है। तो पशुपतिनाथ टेम्पल में लिखा हुआ था। अब है कि पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ पर है, तो पशुपतिनाथ टेम्पल जो है वो नेपाल में है, आप लोगों को भी मालूम होगा। पशुपतिनाथ टेम्पल नेपाल में है, लेकिन किस नदी के किनारे है, तो पशुपतिनाथ टेम्पल नेपाल में है, ठीक है, लेकिन किस नदी के किनारे है, भागमती नदी के किनारे है। द बुद्धानाथ स्तूपा, द बुद्धानाथ स्तूपा ये कहाँ सिचुएटेड है, काठमांडू में, और काठमांडू कहाँ सिचुएटेड है, नेपाल में। काठमांडू किसका कैपिटल है, काठमांडू किसका कैपिटल, एक तरह से नेपाल का कैपिटल है, ठीक है। द बौद्धनाथ, द बौद्धनाथ स्तूपा इज अ सैक्रेड प्लेस ऑफ, मतलब एक पवित्र स्थान है किसका, तो बौद्धनाथ, यहाँ से बुद्धिस्ट याद रख लीजिए आप लोग, तो बुद्धिस्ट का है, ठीक है। पशुपतिनाथ टेम्पल अभी बताया कि वो केवल हिंदुओं के लिए था, तो किसका मंदिर है, हिंदुओं का। तो इस तरह से चीजों को लिंक करके मैं लेकर के आई हूँ, ठीक है, कि आप लोग एक क्वेश्चन करो उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है तो वो आप लोगों का डायरेक्ट होते चला जाए। Who jumps onto a शिवलिंग at पशुपतिनाथ टेम्पल, अभी मैं कही कि कोई जंप कर रहा था, कौन जंप कर रहा था, मंकी, ठीक है, बंदर। हाउ आर द हेयर्स ऑफ स्लोथ बियर्स, मतलब स्लोथ बियर का बाल कैसा था, सैगी, ठीक है। विच अदर नेम ब्रूनो वाज कॉल्ड, ब्रूनो जब बड़ा हो गया था तो उसको बाबा नाम दिया गया था। द बियर बिकम वेरी अटैच टू आवर टू, मतलब किन दो लोगों से वो बहुत अटैच हो गया था, एलेस्टियन डॉग। हु वाज ब्रूनो, ब्रूनो कौन था, तो बियर था, बस कैसा बियर था, स्लोथ बियर था, और उसका बाल कैसा था, सैगी।
ब्रूनो वाज सेंट टू, ब्रूनो को कहाँ भेज दिया गया? जब वो बड़ा हो गया, काफी डिस्टर्ब करने लगा, लोगों से संभल नहीं रहता, तो उसको मैसूर जू भेज दिया गया। अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ जू इज कॉल्ड, मतलब जो एक ऐसा व्यक्ति जो जू का देखरेख करता है उसको क्यूरेटर कहते हैं, क्यूरेटर। विच पॉइजन, देखो ब्रूनो का सबसे पहले शरारत ये था कि वो एक शायद लाइब्रेरी वगैरह जहाँ पे रखा हुआ था ना कॉपी किताब, वहां पर जाता है और वहां पे बैरियम कार्बोनेट का छिड़काव किया जाता है क्योंकि घर में चूहे बहुत हो रहे थे, और ब्रूनो क्या करता है उसी को जाकर के खा लेता है, तो उसकी स्थिति काफी बिगड़ जाती है। व्हाट इज द मेन फूड ऑफ स्लोथ बियर, स्लोथ बियर का सबसे मेन फूड क्या था? टर्मिट्स, टर्मिट्स मैंने दीमक होता है। व्हाट वाज पुट अराउंड द नेक ऑफ द बेबी स्लोथ बियर, स्लोथ बियर के गले के चारों ओर क्या बंधा हुआ था? तो एक कलरफुल रिबन, कलर्ड रिबन। हु वाज सेंट टू अ लोकल स्कूल, लोकल स्कूल किसको भेजा गया था? संतोष को। संतोष यादव बोला, आप लोग कहानी पढ़े होगे, कुछ एवरेस्ट करके है, टॉप ऑफ द एवरेस्ट कुछ, तो इसमें संतोष यादव के बारे में कुछ कुछ मैं मेन मेन चीज बता देती हूँ। संतोष यादव जो है उसका जन्म जो है एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां पर मतलब उनके परिवार में पहले कोई बेटी नहीं थी, ये पहली बेटी थी ऐसा बोला जाता था। तो इनको बहुत सारी ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा था जैसा अन्य लड़कियों को करना पड़ता था, लेकिन वही सोसाइटी वगैरह को देखते हुए उनके भाइयों को तो बाहर पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन संतोष को लोकल स्कूल में भेजा गया। तो सवाल ये भी आता है कि संतोष को लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया? तो गरीबी बिल्कुल कारण नहीं थी, कारण था सोसाइटी प्रॉब्लम। ठीक है। इसके अलावा संतोष जो है वो लोकल स्कूल में पढ़ी, उसके बाद फिर वहां से वो खुद पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर के वो बाहर गई पढ़ने के लिए, और धीरे 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 चीजों से इंस्पायर होती गई और माउंट एवरेस्ट फतेह कर ली थी। Who was the youngest woman in the world who scaled Mount Everest? यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी? तो संतोष यादव थे। और ये 500 केजी का फिर कचरा भी नीचे लेकर के आई थी। Why was संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल? आ गया सवाल। तो रीजन क्या था? इट वॉज द कस्टम इन द फैमिली, रिवाज के कारण, सोसाइटी के रिवाज के कारण। संतोष यादव वॉज बोर्न इन विच सोसाइटी, कैसे सोसाइटी में उनका जन्म हुआ था? कंजर्वेटिव। संतोष पेरेंट वेयर आ लैंड ऑनर, मतलब जमीन के मालिक थे, ठीक है, जमींदार वगैरह कह सकते हैं आप लोग। वेयर डिड संतोष यादव लिव इन जयपुर, जयपुर में वो कहाँ रहती थी? जयपुर वो पढ़ने के लिए गई थी, ठीक है, कस्तूरबा होटल में वो पढ़ाई कर रही थी, और वहीं कस्तूरबा होटल से ही वो पहाड़ी दिखता था, ठीक ना, माउंट एवरेस्ट वाला, जहां पर लोग चढ़ते उतरते दिखाई पड़ते थे इनको हमेशा। आइंस्टाइन वॉज रिमेम्बर्ड एज, आइंस्टाइन को कैसे याद रखा जाता है? वर्ल्ड सिटीजन। आइंस्टाइन फेमस थ्योरी, आइंस्टाइन का फेमस थ्योरी क्या था? रिलेटिविटी को लेकर के, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। विच यूनिवर्सिटी डिड अल्बर्ट आइंस्टाइन गेट हिज डिग्री, किस यूनिवर्सिटी में उनको अपना डिग्री मिला? ज्यूरिक यूनिवर्सिटी। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है अल्बर्ट आइंस्टाइन को लेकर के कि उनका एक शादी हुआ था? ये गलत है क्योंकि उनका शायद 2 शादी हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब कैसे हुआ था? मतलब सिंपल सवाल इसमें ऐसे पूछ रहा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न एज, मतलब उनका जन्म किस टाइप से हुआ था, कैसे थे वो? एन एब नॉर्मल बॉय, क्योंकि वो काफी टाइम तक, अपने जन्म के काफी टाइम तक वो कुछ बोले नहीं थे, और जब पहली बार बोले थे तो उनका रीजन ये था इतने दिन से चुप रहने का कि मुझे आज तक सब सही लगा, आज सूप गर्म लगा इसीलिए मुझे बोलना पड़ा, ये उनका रीजन था। अगला है, फॉर विच सब्जेक्ट वाज आइंस्टाइन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज उनको किस सब्जेक्ट के लिए दिया गया? फिजिक्स, आप लोग सब जानते होंगे। whom did अल्बर्ट वांट टू मैरी राइट आफ्टर फिनिशिंग स्टडी, वो किनसे शादी करना चाहते थे? मिलेवा। रीजन क्या था इसके पीछे उनसे शादी करने? क्योंकि मिलेवा भी जो काफी स्मार्ट माइंडेड थी, ठीक है। लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल भी चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे। लिटिल गर्ल में क्या बताया गया? बस कि एक छोटी सी लड़की रहती है जिसको अपने पेरेंट, मतलब अपने फादर को लेकर के फियर होता है, उसके मन में एक ऐसा डाउट होता है कि उसके फादर जो है एक मॉन्स्टर टाइप से है, ऐसा, ठीक है। तो इसको लिखा कौन है? कैथरीन मैन्सफील्ड, ठीक है। हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड मैकडोनाल्ड्स हैव, मैकडोनाल्ड्स के कितने बच्चे थे? तो 5 चिल्ड्रन थे, ठीक है। मैकडोनाल्ड्स लुक्ड हैवी एंड बिग बिकॉज, मैकडोनाल्ड्स कौन था? वही लिटिल गर्ल के फादर थे।
मैकडोनाल्ड लुक्ड हैवी एंड बिग बिकॉज वो बहुत मतलब भारी लगते थे और बड़े लगते थे। ऐसा क्यों? हिज हैंड एंड नेक, मतलब वो ऐसा इमेजिन करती थी लिटिल गर्ल कि उनका हाथ बहुत बड़ा है और उनका नेक जो है वो काफी बड़ा है, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 50। ठीक है, 50 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं मात्र 15 मिनट में। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इसको। ठीक है, ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फायदा मिल सके। और बाकी रिटर्न फॉर्म का भी सोर्स मैंने आपको बता दिया है। और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मे बी इसी वीडियो में सारा ही कवर हो जाएगा। अगला है हु वाज एलिस। एलिस कौन था? तो अ मैड सर्वेंट, ठीक है, यानी फीमेल सर्वेंट थी एक एलिस। व्हाट टाइप ऑफ मैन केजियाज फादर वाज। केजिया, वो लिटिल गर्ल का नाम क्या था? केजिया। और उसके फादर कैसे थे? अ फिगर ऑफ फियर ऑफ, मतलब उसके लिए एक डर थे। बिस्मिल्ला खां वाज कॉल्ड बाय द नेम। बिस्मिल्ला खां को खान साहिब के नाम से जाना जाता है। हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म कॉल्ड गुंज इज द सहनाई। किसका मतलब इसके डायरेक्टर कौन थे? विजय भट्ट। अगला है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज सहनाई। मतलब 15 अगस्त 1947 को सहनाई बजाकर पूरे देश का अभिनंदन किसने किया था? तो बिस्मिल्ला खां ने किया था। तहार मस्क उस्ताद बिस्मिल्ला खां ऑडिटोरियम, ये कहाँ सिचुएटेड है? तेहरन में। हाउ मेनी होल्स डिड इट टेक हिम ट्रांसफर द पुंगी। पुंगी में कितने होल्स होते थे? 7 होल। साथ साथ ये बता दूं कि सहनाई को बजाने के लिए एक नरकट, एक रीड का प्रयोग किया जाता था। वो कहाँ मिलता था? डुमराव। ठीक है, सोन नदी के किनारे। तो डुमराव कहाँ का जगह है? तो डुमराव जो है बिहार का एक छोटा सा जगह है। रसूल बख्श कौन थे? ग्रैंडफादर ऑफ बिस्मिल्ला खां। हु इज रसूल बख्श? ग्रैंडफादर ऑफ बिस्मिल्ला खां। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 59 हु वाज बिस्मिल्ला खां। बिस्मिल्ला खां कौन थे? अ ग्रेट सहनाई प्लेयर। बिस्मिल्ला खां कौन थे? अ ग्रेट सहनाई प्लेयर। उनके ग्रैंडफादर कौन थे? रसूल बख्श। उनका जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव। डुमराव कहाँ पे है? बिहार। ऐसे चीजों को लिंक करते हुए पढ़िए, आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होने वाला है और कुछ भी चीज आप लोग नहीं भूलोगे एग्जाम में। व्हाट वाज रॉन्ग विथ एवलिन। एवलिन जो है एक स्टोरी है एवलिन नाम से। द म्यूजिक ऑफ एवलिन, इस टाइप से कुछ स्टोरी का नाम है। एवलिन एक ऐसी लड़की होती है जिसका मतलब कि 5 या 6 साल, कुछ साल, शायद 8 साल में, हाँ 8 साल में उसका डीफनेस नोटिस होता है। डीफ होती है, कान से सुनने में वो कैपेबल नहीं होती है, बट फिर भी म्यूजिक की इंडस्ट्री में वो मास्टरी हासिल करती है। तो एवलिन के साथ प्रॉब्लम क्या था कि शी वाज डीफ, ठीक है, वो सुन नहीं सकती थी। एवलिन ग्लेनी वाज द डॉटर ऑफ। एवलिन ग्लेनी किसकी डॉटर थी? एसेबल ग्लेनी। एसेबल ग्लेनी। एवलिन्स डीफनेस वाज। एवलिन के डीफनेस का सबसे पहले पता किस उम्र में लगा? तो 8 साल की उम्र में सबसे पहले पता लगा। एवलिन ग्लेनी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एट। एवलिन ग्लेनी जो है रॉयल एकेडमी गई थी। और रॉयल एकेडमी कहाँ पे था? तो लंदन में था। और कितने साल की उम्र में गई थी वो? 17 साल की उम्र में। सोचिए, सुनने में वो कैपेबल नहीं थी, उसके बावजूद भी वो म्यूजिक की दुनिया में अपना छाप छोड़ गई। तो ये तो बस एक 9 के एग्जाम है, आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लो तो 40 में 40 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इज सिचुएटेड। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक कहाँ पे है? लंदन में है। एवलिन ग्लेनी जो है कैसे गर्ल थी? स्कॉटिश गर्ल थी और वो काफी अपने देश से प्रेम करती थी। व्हेन वाज एवलिन ग्लेनी डिफनेस कंफर्म्ड? तो नोटिस किया गया 8 साल में। ध्यान दीजिएगा, नोटिस कब किया गया? नोटिस किया गया 8 साल में। और कंफर्म कब हुआ? तो कंफर्म हुआ आपका 11 साल में। मतलब इसका डिफरेंस कंफर्म हुआ 11 साल में। मार्गी, बहुत ज्यादा ये सवाल आता है मार्गी और टॉमी। ठीक है, मार्गी 11 ईयर्स की थी और टॉमी जो है वो 13 ईयर्स का था। ठीक है, तो मार्गी किस में बहुत बुरा कर रही थी? किस सब्जेक्ट में? ज्योग्राफी में बहुत बुरा कर रही थी। हु वाज द राउंड लिटिल मैन। रेड फेस वाला आदमी कौन था? तो आप पुलिस इंस्पेक्टर था जो जांच करने आया था उसके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। अकॉर्डिंग टू द कंट्री इंस्पेक्टर मार्गिस प्रोग्रेस वाज, मतलब कंट्री इंस्पेक्टर कहता है कि मार्गी का जो प्रोग्रेस है ना वो सेटिस्फैक्टरी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक कर रही है।
व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी है? मार्गी और टॉमी के पास कैसा टीचर था? मैकेनिकल टीचर। सबसे पहला चैप्टर 9th क्लास का टेक्स्ट बुक पार्ट 1 का, ठीक है, जिसमें बताया गया मॉडर्न लाइफ के बारे में कि आज से कुछ साल बाद कैसा दुनिया हो जाएगा। हाउ ओल्ड टॉमी? टॉमी कितने साल का था? 13। और मार्गी कितने साल की थी? 11। ठीक है, तो ये है 72 क्वेश्चन, मात्र 20 मिनट में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर ये हेल्पफुल हो रहा है आप लोगों के लिए तो आप लोग इसको और लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा भी कुछ बेनिफिट हो, क्योंकि शेयर करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन हमारा काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है, मोटिवेट होते हैं हम लोग, और इससे बेटर करने के लिए, आप लोगों के लिए और कुछ अच्छा लाने के लिए, कुछ उम्दा लाने के लिए। तो जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी ऐसी और इम्प्रूवमेंट वीडियो आप लोगों के सामने देखने को मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।